साहिल वर्मा और हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में 12th क्लास के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन पढ़ा था। आज मैं वीडियो वहीं से शुरू कर रहा हूँ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस denoted by kappa, which is equal to CL over A. C is the conductance and L length, A is the area cross section. यहाँ हमें मालूम है कि kappa is known as specific conductance and C is known as conductance, L length, A area. So L over A is a constant which is known as self constant. Now बात करेंगे factor affecting molar conductivity. नंबर एक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जितना अच्छा होगा उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि डिसोसिएशन पर क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस उसके ज्यादा होंगे। व्हेन यू डाइल्यूट एन इलेक्ट्रोलाइट देन इट बिकम्स आयोनाइज्ड एंड इफ द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज देन कंडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे क्या डिपेंड पड़ेगा? इफ यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और यू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज and we know that conductivity is proportional to the number of ions. On dilution, number of ion increase, intraionic force is decrease. Intraionic force between molecules और atoms जो है वो कम हो जाएगा, viscosity भी उसकी कम हो जाएगी। Molar conductivity increase होगी और specific conductance means जो kappa है, kappa will decrease. Equivalent and molar conductivity increase होगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसका कारण क्या है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दीज कंडक्टिविटीज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उन्हें इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आप इन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? लैम्डा वी इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टिविटी किसी सी कंसंट्रेशन की, ये सी कंसंट्रेशन की मोलर कंडक्टिविटी है और ये इनफाइनाइट कंसंट्रेशन की मोलर कंडक्टिविटी है। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब C अप्रोच करेगा जीरो की तरफ या इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। अब इक्विवेलेंट या कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो इजीली डिसोसिएट होते हैं, जिससे कि कंडक्टिविटी उनकी ज्यादा हो जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्लोली डिसोसिएट होते हैं और कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके लिए कोराश ने एक लॉ दिया था, एक फॉर्मूला दिया था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, कि हमें मालूम नहीं है कि किस कंसंट्रेशन पे कौन सा सॉल्यूशन डाला गया है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। फॉर दिस कोराश गिव्स अ लॉ व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट minus b root c. C is the concentration of electrolyte and b is a constant value. And degree of ionization alpha is equal to lambda mc, c concentration per molar conductivity divided by infinite concentration पे molar conductivity. थर्ड पॉइंट इसमें आता है जो फैक्टर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। नाउ कोराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो कोराश ने क्या बोला? कोराश ने बोला व्हेन ओनली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड देन रिस्पेक्टेड कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक चला जाएगा तो उसके जो आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे कंप्लीटली 100%। डाइल्यूशन मींस not a limited amount of water added, it means excess of water amount added, that's the salt becomes totally 100% ionized। जैसे NaCl है, अगर आप उसे कंप्लीट डिसोसिएट करवाना चाहते हो तो उसमें डाइल्यूशन करवाओ आप इनफाइनाइटली, तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन जो है वो कंप्लीटली अलग अलग हो जाएंगे, टोटल जितने भी साल्ट है हमारे पास। इसी तरह एसिटिक एसिड लिया है, अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर आप इसमें डालते हो तो 5% डिसोसिएशन ही होता है, ठीक। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे तो ये जो डिसोसिएशन है वो
कंप्लीटली 100% होगा। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि अब इस इलेक्ट्रोलाइट की आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई साल्ट है AmBn, एग्जांपल लेते हैं NaCl का ही, मुझे इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो वो किसके इक्वल होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस आयन मींस A+N, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड नेगेटिव आयन। इसी तरह इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या होगी? लैम्डा m इनफाइनाइट Na+ और लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ, एप्लीकेशंस नंबर 1 है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट number of ion. So the Koलाश use strong electrolyte, किसी भी कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए, इवन वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, कोलाश ने क्या यूज किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया टू फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। He used strong electrolyte। जैसे एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का, तो इसके लिए उसने क्या यूज किया? इसके लिए इसने यूज किया लैम्डा m1 CH3COONA सोडियम एसीटेट, और साथ में इसमें ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और माइनस किया इसमें से NaCl। ऐसा क्यों किया उसने? कि अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन हमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं यू करूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट, तो ये किसके इक्वल होगी? एसिटिक आयन प्लस सोडियम आयन के। क्लियर? सेकंड NaCl की बात करें, सॉरी HCl की बात करें, तो ये किसके इक्वल होगी? हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन। और थर्ड अगर NaCl की बात करें तो विच इज इक्वल टू Na+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मुझे CH3COH एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, जिससे कि क्या होगा? ये कैंसिल कर देंगे इन दोनों को, और ऐड करने पर हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, NaOH एटसेट्रा। ठीक है? और दिस इज द लॉ आल्सो व्हिच इज एडिशन और कैलकुलेशन ऑफ मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एडिशन लॉ भी बोलते हैं इसको। इसी तरह इसका थर्ड आता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन
किसके इक्वल होगा, लैम्डा एम सी, सी कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में इनफाइनाइट कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी का रेशो होगा। आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि किसके इक्वल होते हैं, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू के। ये हमारे पास आता है इसका कांस्टेंट, जिसे आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हो, और सी जो है वो डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इसका एग्जांपल आता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या कापा लिख लेता हूं मैं, कापा ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड at 298 Kelvin temperature is 1.65 into 10 raised to power minus 4 ohm inverse centimeter inverse। आपको गिवन है लैम्डा फॉर H प्लस आयन 349.1 और लैम्डा इनफाइनाइट फॉर एसिटिक आयन 40.9 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। You have to find molar conductivity, second degree of dissociation means alpha of acetic acid और dissociation constant। सो मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट अगर इसका पार्ट आप सॉल्व करना चाहते हो तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इनटू कापा अपॉन c, ये आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला। कापा दिया है हमें, c दिया है और 1000 है ये हमारे पास, तो क्या लिखेंगे इसे, 1000 इनटू कापा की वैल्यू है 1.65 इनटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और कंसंट्रेशन दे रखा है हमें 0.01 m। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आएगा 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है। सेकंड हमें फाइंड करना है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी और लैम्डा इनफाइनाइट m का रेशो, यानी c पे और इनफाइनाइट पे इसका जो रेशो है वो। तो पहले आपको लैम्डा m इनफाइनाइट निकालना पड़ेगा। ये c कंसंट्रेशन पे हमारे पास आ चुका है। लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर CH3COOH कैसे फाइंड करेंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस, दोनों को ऐड करने पे वैल्यूज दी हुई है दोनों को, 349.1 प्लस 40.9, ये हमारे पास आएगा 390 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास इनफाइनाइट के लिए, और ये हमारे पास C कंसंट्रेशन पे था, दोनों का डिवाइड करेंगे तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा 16.5 अपॉन 390। सॉल्व करने पे आंसर होगा 0.0421। क्लियर। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है, यानी K निकालना है, तो K के लिए हमारे पास C भी है, कंसंट्रेशन 0.01, अल्फा हम निकाल चुके हैं, आपने वैल्यू पुट करनी है और K निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला कि C हमारे पास क्या है, अगर आप K निकालना चाहते हैं तो थर्ड पॉइंट इसमें होगा K डिसोसिएशन कांस्टेंट, C है 0.01, अल्फा स्क्वायर मींस 0.0423 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 23। आफ्टर सॉल्यूशन इट विल 1.87 into 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल, डिवाइस व्हिच यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब टू और मोर देन टू सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं दैट इट इज कॉल्ड बैटरी। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल। नाम से पता चलता है ऐसे सेल जिनका आप एक ही बार यूज कर सकते हो,
या मैं यूं कहूं कि यूज एंड थ्रो सेल्स, जिनका आप एक ही बार यूज कर सकते हो, जिनके केमिकल एक ही बार आपको रिएक्शन देंगे और उसके बाद जब उनकी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी, सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा, तो वो रिएक्शन खत्म कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। तो प्राइमरी सेल कई तरीके के हैं हमारे पास, जैसे ड्राई सेल, जिंक सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टेनिक सेल और मरकरी सेल। इसमें हम दो सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिंक सेल और मरकरी सेल। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई सेल में जिंक सेल की। जिंक सेल में जो बाहर का कवर है वो जिंक का कवर होगा, उसके अंदर एक पेस्ट भरा होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। उसके अंदर एक और चैम्बर बना होगा, जिस चैम्बर के अंदर MnO2 और कार्बन का मिक्सचर भरा होगा। देन एक रोड लगी होगी जो कि कार्बन ग्रेफाइट या कैथोड की तरह, और बाहर सेल हुआ। अब रिएक्शंस क्या हो रही है, जो जिंक कवर है वो एज ए एनोड बिहेव करता है, और जबकि बाकी जो सॉल्यूशन है वो कैथोड की तरह हेल्प करते हैं इसकी। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, जिंक रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 में। कैथोड पे जो अमोनियम आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और अमोनिया और हाइड्रोजन बनेंगे। ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी MnO2 के साथ और ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद MnO या हाइड्रोक्साइड के अंदर, और ये जो अमोनिया बनी है, ये अमोनिया जिंक के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है ZnNH3 4+2। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, एनोड प्लस कैथोड Zn+2 NH4 नेगेटिव प्रोड्यूस Zn+2 2NH3 एंड हाइड्रोजन। और इस सेल की जो वोल्टेज है वो लगभग 1.5 वोल्ट आते हैं, बहुत ही छोटे सेल होते हैं ये। सेकंड बात करते हैं हम मरकरी सेल की। मरकरी सेल में हमारे पास क्या है, मरकरी सेल आजकल ज्यादा यूज करने लगे हैं हम हियरिंग एड्स में, वॉचेस में और कैमरास में, ठीक है। इसमें जो एनोड है वो जिंक का रहेगा और कैथोड जो है वो HgO मरकरी ऑक्साइड का रहेगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो KOH और ZnO है। अब रिएक्शन पे बात करें तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट करेंगे इसके साथ, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ZnO में, वाटर प्रोड्यूस करेंगे और ऑक्सीडेशन दिखाएगा ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। कैथोड पे जो रिएक्शन होगी HgO है, वाटर की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मरकरी और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। ये रिएक्शन लास्ट तक चलती रहेगी। सेल रिएक्शन देखें तो जिंक प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg, मींस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब सेकंड आता है हमारे पास सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में हमारे पास दो सेल आएंगे, लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेड स्टोरेज सेल के अंदर। लेड स्टोरेज सेल के अंदर जो वोल्टेनिक सेल है हमारे पास, वोल्टेनिक सेल आर जॉइंड इन सीरीज में ऐड करेंगे, और इसमें 3 to 6 वोल्टेनिक सेल आप ऐड करोगे, जिससे कि 3 to 6 voltanic cell are added in series to get 6 to 12 volt of energy या वोल्टेज को गेन करने के लिए आप करोगे। इसमें जो ग्रिड है, each anode grid are packed with PBSB spongy lead, और जो कैथोड है, और कैथोड ग्रिड किससे होगा, PBSB पैक्ड विद लेड ऑक्साइड के साथ। एनोड और कैथोड जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 30% H2SO4 with density of 1.30। अब रिएक्शन अगर देखें तो इस सेल को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, PB फेज PbSO4 H2SO4 PbO2 और Pb। तो एनोड पे जो रिएक्शन है, एनोड रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, Pb ऑक्सीडाइज होगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, Pb+2 SO4 -2 जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम बनेगा, उसके साथ रिएक्शन करके PbSO4 सॉलिड बना देगा वापस। ओवरऑल रिएक्शन क्या रही इसमें, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास रहेगी Pb सॉलिड रिएक्ट विद SO4 -2 टू फॉर्म PbSO4 सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैथोड की रिएक्शन अगर देखें इसमें तो कैथोड की रिएक्शन क्या रहेगी,
कैथोड पे रिएक्शन हमारी क्या होगी, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Pb+2 प्लस 2H2। और अनदर रिएक्शन इसमें रहेगी कि ये जो Pb+2 है SO4 -2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, PbSO4 बना लेगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर इसकी देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स PbSO4 प्लस 2H2। ओवरऑल सेल रिएक्शन कैथोड एनोड को मिलाकर अगर देखें तो सेल रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, सेल रिएक्शन हुआ Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 -2 gives 2PbSO4 प्लस 2H2। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन रहेगी इसके अंदर। मेन ड्रॉबैक जो इसका है कि इसमें जो PbSO4 डिपॉजिट हो जाता है, ये जो क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में वापस डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये वापस रीगेन या रिचार्ज नहीं हो पाते, इसे बोलते हैं सल्फेटाइजेशन। डिपोजिशन ऑफ PbSO4 इज नोन एज सल्फेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी सेल का इसमें एग्जांपल रहेगा। इसका अगर डायग्राम आप देखना चाहो तो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कि हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी का चैम्बर होगा। इस चैम्बर के अंदर इस तरीके से प्लेट्स लगी होगी हमारे पास। अल्टरनेट प्लेट्स होगी, मैं 4 बना रहा हूं, स्पेस कम है लेकिन ये 6 होंगे। ठीक है, 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं। अल्टरनेट प्लेट्स हैं हमारे पास। जो व्हाइट प्लेट्स हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, एनोड की तरह काम करेंगे, और ये जो है वो कैथोड की तरह काम करेंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे इस तरीके से, और ये जो है आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। सॉल्यूशन इसमें डाइल्यूट H2SO4 भरा होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूल सेल। फ्यूल सेल विच सेल voltaic cell which directly convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें डायग्राम अगर देख ले तो चैम्बर है हमारे पास। चैम्बर में 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड लगे हैं, प्लैटिनम कोटेड, एनोड और कैथोड। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस पास आउट होगी, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन, और ऊपर से वाटर फॉर्मेशन होके वाटर बाहर निकल जाएगा। बीच में जो सॉल्यूशन है वो KOH और NaOH का सॉल्यूशन है। एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, जब हाइड्रोजन इंटर करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन ये रिएक्ट करते हैं और वाटर फॉर्मेशन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। कैथोड पे ऑक्सीजन वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। ओवरऑल रिएक्शन H2 + O2 gives 2H2। These cells are basically designed to convert the energy from the combustion of fuel like hydrogen, carbon monoxide, methane, ethane, etc. These cells have high efficiency, almost 60 to 70% efficiency is used. Continuous source of energy, कभी खत्म नहीं होगा, ये pollution free वर्क करता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास corrosion and its prevention। देखिए corrosion क्या है, when metal react with acid, humidity or oxygen, it get oxidized and form metal oxide. This reaction is known as corrosion. तो फैक्टर जो इसको इफेक्ट करेंगे वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो जल्दी रस्ट करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, उसका कोरोजन जो है वो जल्दी होगा। फिर डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर ज्यादा है, कुछ गैसेज एनवायरनमेंट की जैसे CO2 SO2 ज्यादा है तो भी रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंस है सॉलिड स्टेट में, जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी सॉलिड पैकिंग के अंदर अगर उसमें इम्प्योरिटीज आती है तो उसका जो कोरोजन है वो जल्दी होगा। स्ट्रेंथ इन मेटल और इलेक्ट्रोलाइट भी डिपेंड करता है कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है कि अब घर पे भी या कहीं भी हम देखते हैं कि आयरन की चीजें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेती है, जैसे Fa2O3.X H2O इज द रस्ट। ठीक है, तो ये जो
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एज कोरोजन सेल बिकॉज आयरन के अंदर जो रस्टिंग ऑफ आयरन है दैट इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. सो रस्टिंग ऑफ आयरन वी कैन से दैट इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. कैसे? एनोड काम करेगा इसमें प्योर आयरन. प्योर आयरन जो है हमारे पास वो एनोड का काम करेगा. इसमें आपको स्पेसिफिकली कोई बीकर या कोई चैम्बर बनाने की जरूरत नहीं है. ये एनवायरमेंटल फिनोमिना है कि घर पे गेट भी है आयरन का तो उसके ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वो वास्तव में एक सेल रिएक्शन है. कैसे? आयरन बिहेव करता है एज ए एनोड और जो इम्प्योर सरफेस है वो बिहेव करती है कैथोड. और इलेक्ट्रोलाइट कौन बिहेव करते हैं? एनवायरमेंटल गैस लाइक CO2 और वेपर H2O ह्यूमिडिटी के कारण दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो आयनाइज होकर क्या देगा? H+ और कार्बोनेट आयन. एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? प्योर आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके. कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा. ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? Fe+O2+ 4H पॉजिटिव, Fe+2 2H2O. लेकिन वास्तव में सरफेस पे क्या रिएक्शन होती है? 4Fe+2 O2+ 4H2 gives iron oxide and 8H पॉजिटिव. और यही आयरन ऑक्साइड एक्सेस ऑफ वाटर के साथ धीरे धीरे क्योंकि स्लो प्रोसेस से रिएक्शन करके H2O के साथ क्या बनाता है? Fe2O3.XH2O. प्रिवेंशन आप पहले भी 9th 10th 11th में पढ़ चुके हो. बाय पेंटिंग, बाय जिंक पॉलिशिंग, बाय ग्रीसिंग, बहुत से मेथड हैं जिनसे आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो था और जितना सिलेबस में है आपके उसमें मैंने तीनों वीडियो में डाल दिया है. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो देन like it and comment on it. Thanks for watching.